तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। पॉपुलर की उन्नत किस्मों और रोपाई तकनीक, सोलर पंप सेट का महत्व और उपयोग पर जानकारी, भरपूर उत्पादन हेतु प्याज की फसल में पौध सुरक्षा उपाय, अपने राज्य में पॉपुलर की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है और इससे मिलने वाले फायदे को देखकर बहुत से किसान पॉपुलर की खेती को तेजी से अपनाते जा रहे हैं। शुरुआत में पॉपुलर के साथ विभिन्न फसलों की खेती करके किसान अतिरिक्त आय कमा सकते हैं, साथ ही साथ पर्यावरण को भी फायदा होता है। तो चलिए जानते हैं पॉपुलर की उन्नत किस्में और रोपाई विधि के बारे में कुरुक्षेत्र के वन अधिकारी राजकुमार से। के लिए हमने सर्वप्रथम अपना जो सबसे ज़रूरी काम है वो ये है, पहले तो खेत को पूरा बा के तैयार करना है हमने। उसमें देसी खाद वगैरह सारा उधर डाल के, केचुआ खाद मिल जाए वो बढ़िया रहेगी, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, इसको डाल के पहले खेत को पूरा बांध करके तैयार कर लेंगे। उसमें 3-3 मीटर पे डोड़ कर लेंगे। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये कहावत आपने तो सुनी बहुत होगी, लेकिन जिन्होंने इस कहावत के अनुसार फायदा उठा लिया, इसकी अहमियत उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दोहरे फायदे की अहमियत आजकल पॉपुलर की खेती करने वाले किसानों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता है। पॉपुलर की खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है हमारे को, इसको हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, यानी कृषि के साथ साथ वानिकी। कृषि वानिकी में सबसे ज्यादा पॉपुलर को पसंद किया जाता है क्योंकि यह सबसे जल्दी बढ़ने वाला पौधा है। मार्च माह तक किसान अपने खेत में उसको लगा सकते हैं। पॉपुलर में कई वैरायटी हैं जी। एक सबसे बढ़िया वैसे जो मोस्टली है S2 है। इसमें यूरो अमेरिकन प्रजातियों को किसान ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें G3, G38, D121, D100, L14, L12 ये है। और प्राइवेट फर्म के भी कुछ हैं, ऐसे 3-4 वैरायटी हैं जो बहुत ही मतलब कि बढ़िया मानी गई हैं, जो जिनमें कोई रोग नहीं आता ऐसा कुछ, और वो जो है बहुत बढ़िया चलती है। इसका हमारा जो सरकार के अंदर जो सरकारी रेट है वो पिछले साल 12 रुपये आया था, 12 रुपये पर पौधा। अब की बार 10 रुपये का रेट आ रहा है, 10 रुपये पौधा। इसके अंदर हम मक्की, चरी, बाजरा कुछ भी बीज सकते हैं, एक जीरो छोड़ के। इसके रोपण के समय हमें कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी है। जो ये पौधा है, ये पौधा इस पेड़े के मुकाबले बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, और ये पौधा लगाने में अगर हमारे कोई कहीं कर लगाना है पेड़ा, तो इस छाट के इस तरह के पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये पौधे इसकी मोटाई जो है इससे बहुत कम आती है, लेकिन ये इससे दुगना चलेगा पेड़ा इसके मुकाबले। पॉपुलर में H2 सबसे अच्छी किस्म होती है। इसको लगाते समय 50 किलो DAP खाद डालना चाहिए, साथ ही 2 टन गोबर का देसी खाद भी डाल दें। इसको लगाने के लिए खेतों में 3 मीटर की दूरी पर मेड़े बनाने चाहिए और पौधों से पौधों की दूरी 3-3 मीटर रखना चाहिए।
इस प्रकार 1 एकड़ में 440 पौधे लगाए जाते हैं। इसको हम क्या करते हैं जी, 3 बाई 3 मीटर पर लगा दिया और जो बीच में फासला है उसमें हम अपने जो मर्जी फसल लो। इसके अलावा इन पेड़ों के बीच में गेहूं, धान, गन्ना, हल्दी, गेंदा और अन्य सब्जियां उगाकर किसान दोहरा लाभ उठा ले रहे हैं। और फसल का फायदा ये है, जो भी सिंचाई वगैरह फसल में करेंगे, कोई खाद पानी डालेंगे, उसका फायदा फिर पौधे को भी होएगा। इसकी डीबडिंग करते रहना चाहिए ताकि पौधे की हाइट ऊपर जाए और पौधा झाड़ का रूप ना ले, झाड़ीनुमा ना बने। इसकी डीबडिंग करते रहेंगे हम कटर से, हाथ इस तरह कटिंग करते हैं हम इसकी, तो पौधे की हाइट ऊपर की तरफ जाएगी सीधा। इसका ये बेनिफिट है। और मार्केट में प्लाईवुड फैक्ट्रियों में आजकल इसकी बहुत डिमांड है। सरकार भी इसकी तरफ बहुत ध्यान दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। अब सरकार ने इसके जो है जितने भी इसके बारे में मतलब कि जो फैक्ट्रियों के लाइसेंस का जो कुछ चला हुआ था, पीछे से पंगा चला हुआ था, उसको भी जो है ख़त्म कर दिया है। अब डीसी को दे रखी है इस चीज़ की पावर कि इसका लाइसेंस जो है, तो उससे जो प्लाईवुड जो फैक्ट्रियाँ हैं उसमें इनकी मांग बढ़ गई है बहुत। इसमें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं आती, इसकी डीबडिंग करते रहो अपनी। अगर कोई ऐसी बीमारी आती है तो इसमें जो हमारे पास कीटों की रोकथाम के लिए कई साल्ट आए हैं जो हम दुकान से पता कर सकते हैं, आमतौर पे उनका छिड़काव कर देते हैं। बाकी इसकी मोस्टली इसमें कोई बीमारी ऐसी आती नहीं है। जो मेन चीज़ इसकी डीबडिंग करते रहो और खाद पानी टाइम पर चलता रहे। वैसे मोस्टली ये चलता है बढ़िया दोमट मिट्टी में, एग्रीकल्चर लैंड बढ़िया नुस्खी है। कलर में तो एक बार फुटाव हो जाएगा, फिर दोबारा स्प्रेडर सूख जाएगा, कलर में चलेगा नहीं बिल्कुल भी। इसका तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम मार्केट में क्या रेट है। जिस तरह आजकल मार्केट में मतलब जिस तरह 500 से लेके 800 रुपये क्विंटल तक का रेट है, जो कि वेरी करता रहता है। किसी दिन मान लें मार्केट में कुछ कम पड़ गया तो रेट 100-200 रुपये अप डाउन चलता रहता है इसका रेट। इसमें आप ये देख लो, किसान का जिसको 10 रुपये डाला लो, 440 पेड्डे हो गए 4,500 रुपये के। खाद का एक DAP इकट्ठा हो गया 1200 रुपये का। उस हिसाब से इसका 9 से 10,000 रुपये खर्चा आ ही जाता है। 8-9 हज़ार रुपये खर्चा मोस्ट आ जाता है। 1 एकड़ में ये ना 2.5 से 3.5-4 लाख तक मिल जाता है। और उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको ये है कि आप 3.5-4 लाख का तो आपका पॉपुलर निकलना रहा, और उसके बाद बराबर में जो खेती आप पहले ले रहे थे, जो फसल आप ले रहे थे, वही फसल आप साथ में लेने लग रहे हो, तो वो भी एक बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ये तो एक किस्म की FD है किसान की। लगाए जाने के बाद 4 से 5 साल में पौधे काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक पौधे की औसतन कीमत लगभग 1,000 रुपए तक होती है। अक्षय ऊर्जा यानी सोलर पैनल का इस्तेमाल आज कृषि के क्षेत्र में आवश्यकता भी है और अनिवार्यता भी है। तभी कृषि क्षेत्र में तेजी से विकास होगा, क्योंकि वर्तमान में बिजली की गंभीर समस्या है। जिला जयपुर के एक किसान भी कुछ इसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, तो आइए जानते हैं उनकी समस्या को। फसल में पानी देते रहते हैं, रात में बिजली बहुत कटौती ज़्यादा होती है, हमें लाइट बराबर नहीं मिलती है, किसान भाइयों की खेती बाड़ी सूख जाती है, हमें पानी बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, किसान भाई हम भर नहीं पाते। ऐसा दूसरा कौन सा उपाय हो सकता है जिससे लाइट भी हमें बिल भी नहीं भरना पड़े और हमें पानी की मात्रा भी पूरी मिलती रहे इस खेती के लिए। किसान भाइयों, ये समस्या इनकी ही नहीं है बल्कि प्रदेश के बहुत से किसानों की है। यदि आप सोलर पंप सेट का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह की सभी समस्याओं से आप बच सकते हैं। और आज प्रदेश के कुछ किसान इसका इस्तेमाल कर अच्छा लाभ भी ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, क्या है सोलर संयंत्र, किस प्रकार से इसे आप कृषि कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक प्रगतिशील किसान मुकेश चौधरी। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। हमने सोलर प्लांट लगाया 2013 में। लाइट हमारे यहाँ पे बिजली की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी और हमने आंवले का काफ़ी बड़ा बाग लगा रखा है जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होती थी जब लाइट नहीं आती थी। तो हम जब हॉर्टिकल्चर में गए तो हमें बताया सोलर के लिए, तो हम भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे क्योंकि हमारे पहले से ही बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी।
क्योंकि अब हमें ऐसे वेट नहीं करना पड़ता बिजली का। सुबह हम लगभग गर्मियों में तो 8 बजे और सर्दियों में 9 साढ़े 9 बजे इसमें फुल लाइट आ जाती है 220 वोल्ट, और ये पूरे दिन चलता है ये सोलर। और अब बिजली की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे पेड़ों में भी आसानी से पानी दे देते हैं दिन में, अब रात का वेट नहीं करना पड़ता हमें। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल टाइप सोलर पैनल के बारे में। इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। ये कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरण में सोलर पैनल को रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है, परंतु इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है। ये हमने जो 70,000 रुपये दिए, ये लगभग हमारा 1.5 साल में पूरा हो गया था, क्योंकि एवरेजन 40-45 हज़ार रुपये तो साल का जमा होता है बिजली बिल में। अब हमारे वो सारा तो ये खर्चा 1.5 साल में हमने पूरा कर लिया था, जो 70,000 रुपये दिया। ये हर किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि किसान लगाए तो उसको एक तो जो वो देगा वो 1.5-2 साल में ही फ्री हो जाएगा, और उसके बाद में रेगुलर वो दिन भर बिजली चलाएगा, ना उसको बिजली का इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये 3 किलोवाट का सोलर है, जिससे हम 3 फेस की AC मोटर चलाते हैं। ये हमारे वो मोटर लगी हुई है उसके अंदर, और ये मैंने ऑन कर दिया। ये 6 नोजल उठाती है गर्मियों में, और सर्दियों में अपन चलाएं तो ये लगभग 4 नोजल आसानी से चला देती है। ये यदि किसान इसको लगाए तो आसानी से 7-8 बीघा पक्की की तो वो इजीली वो कर सकता है खेती, और इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। ये हर किसान जब लगाए तो उसको इंतजार ही नहीं करना पड़ेगा बिजली का, क्योंकि ये दिन भर चलता है। अगर आपकी विद्युत मोटर 2 हॉर्स पावर की है तो उसे 2 किलोवाट के सोलर पैनल से आसानी से चलाया जा सकता है, और यदि आपकी मोटर 5 हॉर्स पावर की है तो उसके लिए 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। आपके पास अगर विद्युत मोटर उपलब्ध है तो इसके लिए आपको अलग से कोई विशेष प्रकार की मोटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सोलर पैनल द्वारा उत्पादित करंट DC होता है, जबकि हमारी विद्युत मोटर AC करंट से चलती है। अतः इस DC करंट को AC करंट में परिवर्तित करने के लिए PFT नामक एक उपकरण लगाना पड़ता है। इसे हम विद्युत मोटर में लगाते हैं। यह सोलर पैनल पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर किसान इसे बंद करना भूल ही जाए तो ये एक निश्चित समय के उपरांत स्वयं बंद हो जाता है और अगले दिन फिर से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसमें ये लगभग 6-7 बूस्टर लगे हुए हैं DC के, जिसमें एक बूस्टर की कैपेसिटी 156 वाट के लगभग होती है। ये सारे बूस्टर का कनेक्शन होकर एक जगह इसी स्टार्टर के अंदर आ जाता है। इसमें सिस्टम लगा हुआ है, ये DC को AC में कन्वर्ट करता है। इसमें 3 फेस की मोटर चलती है, फिर पूरे दिन चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये चलता है। इसमें 1 रुपये का भी कोई कॉस्ट नहीं, कंपनी की काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है 10 साल तक। और कभी हमारे तो 3 साल में अभी तक 3 रुपये का भी इसमें खर्चा नहीं हुआ। इसमें किसान को 100% फायदा है, कुछ भी किसान को 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं होती। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है, बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है।
तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने रबी प्याज की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है, लेकिन इस समय मौसम में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से फसल पर रोग व कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है और इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को काफी नुकसान होगा और ऐसी फसल से आगे चलकर कम उपज मिलेगी। तो प्याज की फसल को हानि पहुंचाने वाले इन रोग व कीटों का नियंत्रण आपको कैसे करना है, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. यादव से। किसान भाइयों, प्याज की खेती हम लगाते हैं, करते हैं, उसके लिए हमें जो भी हमारी इस फसल में बीमारियां आती हैं, कीट आते हैं, उनकी जानकारी हमें होना ज़रूरी है। अगर हमें समय पर इनकी जानकारी नहीं है या पर हम लोग समय पर इन कीट बीमारियों का उपचार नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमको हमारे उत्पादन पे और हमारे मुनाफे पे इसका असर पड़ता है। सर्वप्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि प्याज में जो मुख्य बीमारियाँ आती हैं उसमें एक आती है बैंगनी धब्बा, जो कि लगाने के बाद से शुरू होता है। इसके अलावा इसमें जो डाउनी मिल्ड्यू आता है वो भी एक मुख्य बीमारी है। साथ ही जो हमारे कंद हैं, कंद शुरुआती समय में या फसल बोने कुछ समय बाद सड़ते हैं, वो भी एक समस्या किसान भाइयों के सामने आती है। एक आती है जो फफूंदजनक ब्लाइट आती है, जिसके कारण पत्तियों पे धब्बे बन जाते हैं और पत्तियां सूखने लगती हैं, ये भी उसमें मुख्य बीमारियां हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने जो प्याज की फसल लगा रखी है वह इस समय अपनी बढ़वार की अवस्था पर होगी और उसमें कई प्रकार के रोगों का भी प्रकोप हो रहा होगा, जिसके कारण फसल की वृद्धि और विकास रुक जाते हैं और प्याज के कंद भी अच्छी तरह से नहीं बन पाते और फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए इन रोगों का नियंत्रण जरूरी है। हम एक एक बीमारी के बारे में बात करते हैं। जो बैंगनी धब्बा बीमारी है, इस बीमारी में पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं और धीरे धीरे इनका आकार बढ़ने लगता है और जब आकार बढ़ता है तो पत्तियां भूरी से पीली पड़कर सूखने लगती हैं। तो इस बीमारी के उपचार के लिए जो ही इस तरह धब्बे बने, किसान भाई ध्यान रखें, 2-3 फफूंदनाशक बाजार में आते हैं या आपके जो कृषि विभाग के जो मैदानी अमला है आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो मैंकोजेब जो फफूंदनाशक है उसकी हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर दवाई पानी में मिलाकर छिड़काव करें और ऐसा नहीं है कि हम एक बार छिड़काव कर दें और छिड़काव करने के बाद बंद कर दें। इस छिड़काव को आप लगातार 2-3 बार करेंगे 15-20 दिन के अंतराल पे, तो निश्चित रूप से आपकी फसल में इस बीमारी का जो प्रकोप है वो कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, आपकी फसल इस बीमारी के बच जाएगी। इसके साथ में ही जैसे प्रोपीकोनाजोल एक और फफूंदजनक आता है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा 1 ml प्रति लीटर पानी में आप मिलाकर छिड़काव करें और निश्चित रूप से ये करने से आपकी फसल में आपको फायदा मिलेगा। प्याज की फसल में कई प्रकार के रस चूसक कीटों का भी आक्रमण होता है और यह कीट प्याज की पत्तियों से लगातार रस चूस कर नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ भूमि जनित कीट भी प्याज की फसल को हानि पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल पूरी तरह से बर्बाद होने लगती है और आगे चलकर ऐसी फसल से कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। इसलिए इन कीटों का भी समय रहते नियंत्रण करें। में बड़ी मेहनत से हम लोग कंद लगाते हैं, खेत में बीज लगाते हैं, रोपा लगाते हैं और जब फसल बढ़ने लगती है और अचानक कंद सड़ते हैं तो उससे किसान भाई समझ नहीं पाते हैं। तो किसान भाइयों, इस बीमारी से बचने के लिए आप जब फसल बोते हैं उसी समय उपचार करना चाहिए, क्योंकि अब समय निकल गया उस चीज़ का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो जो भी प्याज लगाते हैं उस खेत में जो भी हमारे देसी खाद है, जैसे हम गोबरी खाद बात करें या केंचुई खाद की बात करें, अगर इनकी हम मात्रा खेत में रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे खेत में उस पौधे में एक लड़ने की ताकत रहेगी, हमारे खेत में बीमारियां कम आएंगी और फसल बची रहेगी। इसके लिए आप कम से कम 25 टन गोबरी खाद डालें
ये डालने के बाद में एक तो आपकी फसल में बीमारियों के प्रति लड़ने की ताकत बनेगी और एक खाद पर्याप्त खेत में होने से आपकी फसल में उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा, आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और अगर खेत में आपके कंद सड़ने की बीमारी आ गई है, उसमें आप लोग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एक फफूंदनाशक रहता है, वो आप 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें। और जो पौधे का तना है उसमें आपको सॉइल ड्रेंचिंग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको भूमि उपचार, मिट्टी में आपको उसका घोल डालना पड़ेगा और ऐसा करने से आपकी फसल उससे बची रहेगी। इसके अलावा एक बीमारी और आती है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू वैसे इतना नुकसान हमारी प्याज में नहीं करती, लेकिन कई बार देखा गया कि मौसम जो परिवर्तन होता है तो इसका प्रकोप बढ़ता है। तो इसके लिए भी जो मैंकोजेब फफूंदनाशक आता है वो 2.5 ग्राम दवाई आप प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी इस बीमारी से आपकी फसल बच जाएगी। किसान भाइयों, इन बीमारियों के अलावा हमारी फसल में अभी के समय में कुछ कीट मुख्य रूप से नुकसान करते हैं, जिसमें थ्रिप्स है, आपका एफिड जिसको माहू बोलते हैं, वो मुख्य रूप से है। इसके अलावा कुछ निमेटोड, सूत्रकृमि भी हमारे फसल में आते हैं। और एक जो कीड़ा है ज़मीन के अंदर हमारे जो कंद को नुकसान करता है उसको हम बोलते हैं ईयरविग। वो कंद में घुसकर अंदर खाता रहता है और हमारे प्याज की क्वालिटी को वो ख़राब करता है। तो इन कीटों के बारे में हमको जानकारी होना ज़रूरी है। जहाँ तक थ्रिप्स और हम माहू की बात करें, उनके लिए किसान भाई जो आसपास के जहाँ पे भी बाज़ार है वहाँ से 2-3 कीटनाशक आते हैं, जिसमें एक मुख्य रूप से थायोमिथोक्सोम आता है, वो ले लें, या फिर एसिटामिप्रिड पाउडर के रूप में आता है, वो ले लें, या फिर इमिडाक्लोपिड। इनका कोई सी भी एक दवाई आप एक बार में लेकर उसकी जो मात्रा है 0.5 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी में, यानी कि जैसे हमारी एक टंकी 15 लीटर की होती है उसमें 7.5 मिलीलीटर दवाई हम घोलकर छिड़काव करें तो इन कीटों से हमारी फसल बची रहेगी। मैं ईयरविग की बात कर रहा था। ईयरविग जो हमारा कंद बनता है उस कंद में घुसकर अंदर खाता है और हमारा प्याज की जो क्वालिटी है उसको ख़राब करता है। उसके लिए फसल बोने से पहले ही अगर हमारी फसल में खेत में फोरेट या कार्बोफ्यूरान जो आते हैं उनका हम प्रयोग करें तो उससे भी फ़ायदा मिल सकता है। और जहाँ तक निमेटोड की बात है, निमेटोड इसमें आता है वो हमारे जो तना और जो जहाँ से कंद मिलता है वहाँ पे देखने में आता है कि वहाँ से उस हमारा वो जो बल्ब है उसमें सड़न आती है और नुकसान करता है। तो निमेटोड के लिए हम लोग कोई भी निमेटिसाइड जिसमें फोरेट भी आता है, कार्बोफ्यूरान भी है, इनका अगर हम हमारे कंद जो हमारी रोपा है खेत में लगाते हैं उससे पहले हम प्रयोग करेंगे तो हमारे खेत में ये बीमारियां नहीं आएंगी, ये कीट नहीं आएंगे और हमारी फसल बची रहेगी। उससे हमको फसल को नुकसान नहीं होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जसराना, जिला सोनीपत के कृषक कुलविंदर सिंह ने। यह बकरियों में होने वाली बीमारियों की पहचान, कारण, बचाव एवं उपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कुलविंदर सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आजकल भेड़ बकरियों में एक पीपीआर बीमारी बहुत कॉमन है। वैसे इस सीजन में जाड़े में और जाड़ा कम हो रहा है, गर्मी में ये बीमारी हमेशा फैलती रहती है। प्रमुख रूप से इस समय इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है और ये बीमारी गोट प्लेग के नाम से जानी जाती है। इस बीमारी में निमोनिया होना, नाक से पानी आना, दस्त होना, जननांगों का सूजन होना एक मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है। और जैसा कि मैंने बताया इसको गोट प्लेग कहते हैं। इसमें जानवरों की मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए जो है निमोनिया का इलाज करना, जानवर में इंट्राइटिस हो जाती है उसका इलाज करना है, उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है उसका इलाज करना, फ्लूइड थेरेपी देना, एंटीहिस्टामिनिक थेरेपी देना, ये सब करके आप जानवर को बचा सकते हैं। अन्यथा
मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे अच्छा तरीका है इनमें पीपीआर से बचाव का। पीपीआर से बचाव के लिए पीपीआर का वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पीपीआर की वैक्सीन आती है, ढेर सारे बायोलॉजिकल फॉर्म्स कंपनियां बनाती हैं। तो रक्षा पीपीआर है, आईवीआरआई की एक वैक्सीन है पीपीआर की, उसका 1 ml 3 से 4 महीने की किट से लेकर के ऊपर की अवस्था में लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन 3 साल तक काम कर सकता है, लेकिन इसको थोड़ा और कम 2 साल से 2.5 साल के इंटरवल पे ही रिपीट करवा सकते हैं इसको। चाहे आप कोई भी टीका अपने पशुओं को लगवाने वाले हैं, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि टीके की जो भी दवा आती है उसे प्रयोग करने की तिथि समाप्त न हुई हो और उचित तापमान पर रखी गई हो। साथ ही टीका लगवाने का काम किसी पशु चिकित्सक से ही करवाएं। तो ये पीपीआर के बारे में रहा। एक बीमारी होती है ORF, जिसको कंटेजियस एक्थाइमा कहते हैं, मुंह के चारों तरफ बकरियों में फर जाता है, वो कंटेजियस एक्थाइमा। यह भी बहुत ही कंटेजियस रोग है और इसके वायरस दूसरे जानवर के कांटेक्ट में आने के बाद इसको माउथ सोर भी कहते हैं। इसमें जानवर का जो है मुंह बहुत पेनफुल हो जाता है और जानवर चारा नहीं खा पाता, जुगाली नहीं कर पाता। हालांकि इसमें मोर्टिलिटी नहीं होती, लेकिन जानवर में वीकनेस बहुत हो जाती है, तो इसमें प्रोडक्शन की वो कमी हो जाती है और जानवर कमज़ोर हो जाता है। वैसे इस तरह की सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। इसके अलावा एक बकरियों में प्रेगनेंसी टॉक्सोमिया एक बहुत कॉमन बीमारी है। जैसा कि आपको मालूम है कि जाड़े के समय ज़्यादातर घास, जो हरी घास होती है, वो ख़त्म हो जाती है और जो कुछ बचती है उसमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं, तो उनको खाने के बाद जानवर को, बकरी को विशेष रूप से उस समय इस्कीमिक नेक्रोसिस हो जाती है इंटेस्टाइन में और वहाँ पे कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं। वो उनका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है ब्लड में, उसकी वजह से शॉक हो जाता है, इंडोटॉक्सिमिक शॉक, और उसकी वजह से एक बीमारी होती है इंट्रोटॉक्सीमिया। तो ये मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा एक प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया होती है, जिसको कीटोसिस भी कहते हैं। प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया ये प्रेग्नेंट एनिमल में ज़्यादा होती है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की डिमांड होती है, ग्लूकोज की, लेकिन वो मिल नहीं पाता, तो उसकी वजह से ये होती है और उसमें जानवर एबॉर्ट कर जाता है। तो ये इसको रोकने के लिए जानवर को एनर्जेटिक डाइट देना ज़रूरी है। इसी तरह से कुछ क्लॉस्ट्रीडियल इंड्यूस, क्लॉस्ट्रीडियल बैक्टीरिया वाली बीमारियां होती हैं, जैसे कि टिटनेस एक बीमारी है, ये हमेशा बकरियों में होता रहता है। तो उसके लिए टिटनेस टॉक्सोइड का टीकाकरण या मल्टी क्लॉस्ट्रीडियल कंपोनेंट, जितने भी क्लॉस्ट्रीडियल डिजीजेज हैं उसके कवरेज के लिए टीकाकरण है। बकरियों में बीमारियों का प्रभाव प्राय प्रबंधन में खामियों का नतीजा होता है। यदि इनका देखरेख, खानपान और टीकाकरण का सही ध्यान रखा जाए तो किसी भी बीमारी से ये ग्रसित नहीं होगी। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भूमि को उपजाऊ बनाने रखने के लिए फसल अवशेषों के प्रबंधन पर जानकारी। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से वर्ष भर उगा सकते हैं हरा चारा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।